नमस्कार सभी को, मैं अनिल बेनीवाल अवर्स एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो पिछली क्लास के अंदर हमने यहां तक क्वेश्चन किए थे 50 तक, और आपके सामने जो क्वेश्चन था अप्रैल 2022 में कोपेनहेगन में पुरुषों की 200 मीटर बटरफ्लाई तैराकी स्पर्धा में भारत के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता था। तो ये आपकी कोपेनहेगन में एक प्रतियोगिता हुई थी जिसके अंदर सज्जन प्रकाश के द्वारा जो है आपका गोल्ड मेडल इसके अंदर जीता गया था। और हमने बात की थी बटरफ्लाई जो पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, बटरफ्लाई किस आपके खेल से संबंध है, किससे संबंध हो जाएगा, तो ये स्विमिंग से संबंध हो जाएगा, स्विमिंग से। ठीक है, और इसके बाद शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। देखिए, और हाँ, एक क्वेश्चन बीच में पेंडिंग रह गया था, जो 17 नंबर क्वेश्चन था वो देख लो। सबसे पहले देखो 17 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है उष्म गतिकीय थर्मोडायनेमिकली रूप से कार्बन का सबसे स्थिर रूप जो वो कौन सा माना गया है। थर्मोडायनेमिकली कार्बन का सबसे स्थिर रूप, तो कार्बन के बारे में अगर देखें तो कार्बन के आपके दो अपरूप कौन से, एक तो आपका हीरा जिसको डायमंड बोलते हैं, और सेकंड आपका ग्रेफाइट। ठीक है, ग्रेफाइट हो गया। अब देखो हीरे के बारे में क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। पहली बात, हीरा सबसे कठोर, आपका सबसे कठोर पदार्थ कौन सा हो जाएगा, हीरा हो गया। नेक्स्ट, इसके बाद नेक्स्ट पूछा जाता है कार्बन का सबसे शुद्ध रूप, सबसे शुद्ध रूप कार्बन का कौन सा है, सबसे शुद्ध रूप, वो हीरा हो जाएगा। ठीक है, तो ये हीरे के बारे में क्वेश्चन पूछते हैं। ग्रेफाइट की बात की जाती है, एकमात्र ऐसा है धातु जो आपका किसका, उष्मा का सुचालक है, यानी कि जिसके अंदर से आपकी इलेक्ट्रिसिटी आपकी जाती है ग्रेफाइट में से। इसके बाद जो आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है, न्यूक्लियर पावर प्लांट, तो न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर आपका नियंत्रक के तौर पर इसका यूज किया जाता है। ये हम कह सकते हैं एक तरह से मंदक का काम करता है। कौन, ग्रेफाइट का यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये दोनों ध्यान रखने हैं। ग्रेफाइट पहली बात उष्मा का आपका सुचालक है, इसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी जाती है, और न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर एक तरह का नियंत्रक का ये काम करता है। और उसके बाद देखो थर्मोडायनेमिकली कार्बन का सबसे स्थिर रूप आपका हो जाएगा कौन सा, ग्रेफाइट। ऑप्शन नंबर 3 जो इसका वो राइट आंसर। अब देखो नेक्स्ट आपके सामने जो क्वेश्चन रहेगा आज की क्लास का 51 नंबर। तो 51 नंबर में देखिए, निम्न में से कौन सा बांध उत्तर प्रदेश में नहीं है। देखिए, ये क्वेश्चन आपका पेपर जो था वो यूपी पीसीएस का आपका एग्जाम था, यूपी पीसीएस का, इसलिए इसमें कुछ एक क्वेश्चन आपके इस यूपी से आपके रिलेटेड रहेंगे, उनको हम थोड़ा स्किप करेंगे। कौन सा बांध, देखिए बदुआ बांध जो है ना, ये आपका बिहार में पड़ता है। कहाँ पे, बिहार में। उसके अलावा अडवा, बखेलखंड और अहरुरा, ये तीनों के तीनों आपके कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में पड़ेंगे। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, मद्रास एल्यूमिनियम कंपनी। इसके सामने दिया गया 52 के अंदर कि आपके सामने यहां पर एल्यूमिनियम संयंत्र है, और इधर आपके ये कहां पर आपके बने हुए, इसके अंदर दिया गया। सबसे पहले देखो आपको ये बताना है इसके अंदर कौन सा गलत है। मद्रास एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, माल्को जो दीर्घ है, तो यहां पर देखो MALCO कहां पर है, ये आपका तमिलनाडु के अंदर है। देखो तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है, लेकिन माल्को कहां पर आपका मैटूर के अंदर है। मैटूर के अंदर आपका हो जाएगा कहां पे, मद्रास एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड। भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड कहां पे, ये आपका कोरबा के अंदर होगा। हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन लिमिटेड रेणुकूट के अंदर, और इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड हीराकुंड के अंदर रहेगा। बाकी तीनों के तीनों ठीक है। तो इसका जो आपका राइट आंसर कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर ए आपका गलत है, क्योंकि चेन्नई की जगह आपका यहाँ पे कौन सा, मैटूर आना चाहिए था। आगे देखो, निम्न राजनीतिक दलों पर विचार करना है। जो आपकी राजनीतिक पार्टियां जो है, जो नेशनल लेवल पर है, उनके बारे में दिया गया, उनको उनकी कालक्रम के अनुसार उनको व्यवस्थित करना है। सबसे पहले देखो बहुजन समाजवादी पार्टी जिसको BSP या किसके नाम से, बसपा के नाम से जाने जाता है, किसकी पार्टी है ये, मायावती वाली पार्टी। और चुनाव चिन्ह इसका कौन सा, हाथी इसका चुनाव चिन्ह। ठीक है, तो इसको कब बनाया गया, सबसे पहले ये आपका 1984 के अंदर इसकी स्थापना की जाती है। समाजवादी पार्टी SP यानी सपा, यानी कि समाजवादी पार्टी किसकी, अखिलेश वाली पार्टी, और इसका चुनाव चिन्ह साइकिल। ठीक है, ये हो गया। तो जो सपा जो है यानी समाजवादी पार्टी कब, 1992 में इसका जो है वो स्थापना होती है। उसके बाद तेलुगु देशम पार्टी, जो आपकी आंध्र प्रदेश तेलंगाना जो है, जहां पे तेलुगु भाषी एरिया जो है, वहां पर आपकी तेलुगु देशम पार्टी है, और इसकी स्थापना आपकी जो की जाती है 1982 के अंदर। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस यानी कि TMC, तृणमूल कांग्रेस यानी कि ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस किसकी पार्टी है, देखो पश्चिम बंगाल के अंदर, वेस्ट बंगाल के अंदर जो अभी वर्तमान के अंदर जो सरकार है किसकी है, TMC की। और इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया था किसके, ये आपकी TMC जो आपकी ममता बनर्जी वाली जो पार्टी। और इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था, जैसे ममता बनर्जी अभी जो इलेक्शन हुए थे पश्चिम बंगाल के अंदर, उसमें ममता बनर्जी ने एक नारा दिया था कौन सा, खेला होबे। तो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था, अभी लेटेस्ट में अगर पूछे 2021 के अंदर 2-3 एग्जाम में पूछा गया, खेला होबे किस राज्य से आपका संबंधित है, पश्चिम बंगाल से। TMC पार्टी
तृणमूल कांग्रेस लगभग इसके स्थापना लगभग 1998 के आसपास इसकी की जाती है और वेस्ट बंगाल की पार्टी है, तो इस अकॉर्डिंग इनको अरेंज कर लेना। देखना सबसे पहले कौन सी पार्टी आ जाएगी, तेलुगु देशम पार्टी, उसके बाद आपकी बहुजन समाजवादी पार्टी। तो थर्ड के बाद आपका फर्स्ट, तो कौन सा बनेगा थर्ड के बाद फर्स्ट, पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखो, निम्न में से अशोक का कौन सा शिलालेख धार्मिक संश्लेषण समन्वय के बारे में कहता है। अशोक के बारे में अगर देखें तो अशोक किस वंश से संबंध था, मौर्य वंश से, मौर्य वंश से, ठीक है। और मौर्य वंश का देखें तो सबसे पहली बात, मौर्य वंश की स्थापना किसके द्वारा, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। अब चंद्रगुप्त मौर्य के मरने के बाद कौन आता है, इसका बेटा बिंदुसार, ठीक है। और बिंदुसार का बेटा जो आता है वो था अशोक, सम्राट अशोक के नाम से जिसको जाना जाता है। अब अशोक जो था वो आपका राजा बना था कब, 269 बीसी के अंदर, ठीक है। और उसके बाद इसके राजा बनने के 8 वर्ष के बाद 261 बीसी के अंदर एक युद्ध होता है, जिस युद्ध को जाना जाता है कलिंग युद्ध के नाम से। और ये कलिंग युद्ध जब लड़ा गया था इसमें बहुत ज्यादा लोग मारे गए थे और काफी ज्यादा रक्तपात देखने के बाद अशोक ने यहाँ पे हृदय परिवर्तन जो हुआ था, उसके बाद अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया था, बौद्ध धर्म जो वो अपना लिया था। किसने, अशोक ने, ठीक है। तो ये एग्जाम में पूछा भी गया था। अब देखो यहाँ पर दिया गया शिलालेख के बारे में, तो अशोक का शिलालेख धार्मिक संश्लेषण के बारे में देते हैं। कौन सा 12वां शिलालेख हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर। 12वां तो संबंधित आपका धार्मिक समन्वय से जुड़ा हुआ, लेकिन अभी जो हमने कलिंग युद्ध की बात की थी, यानी कि एग्जाम में क्वेश्चन जब पूछेगा कि आपका कलिंग युद्ध व हृदय परिवर्तन से जुड़ा हुआ, हृदय परिवर्तन से जुड़ा हुआ कौन सा, वो 13वां शिलालेख रहेगा अशोक का। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। आगे देखो, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का ऑडिट रिपोर्ट का परीक्षण करती है। तो भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक यानी जिसको CAG कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल आर्टिकल 148 के अंतर्गत आता है। और अभी वर्तमान में भारत के आपके CAG कौन है, तो गिरीश चंद्र मुर्मू। गिरीश चंद्र मुर्मू जो है अभी वर्तमान के अंदर भारत के आपके CAG रहेंगे। तो ये आपका दिया गया परीक्षक का ऑडिट रिपोर्ट का परीक्षण कौन करता है, तो लोक लेखा समिति इसका राइट आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर ए जो इसका वो राइट आंसर है, ठीक है, लोक लेखा समिति। अब लोक लेखा समिति के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें टोटल कितने मेंबर है, तो लोक लेखा समिति के अंदर टोटल इसके अंदर जो मेंबर होते हैं वो होते हैं 22 है। और इन 22 को अगर आगे फर्दर डिवाइड किया जाए तो आपके लोकसभा के इसके अंदर कितने, तो लोकसभा के 15 इसके अंदर सदस्य आ जाएंगे और राज्यसभा से 7 सदस्य। लोकसभा से 15 और राज्यसभा से 7 सदस्य इसके अंदर होते हैं, टोटल 22। और कै की बात की जाए तो अभी वर्तमान में कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल नियंत्रक महालेखा परीक्षक जो है वो है गिरीश चंद्र मुर्मू। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है, दुधवा। पहली बात, दुधवा नेशनल पार्क आपसे पूछे कहां पर है, उत्तर प्रदेश के अंदर। और उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी के अंदर आपका ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड जो इसका वो राइट आंसर। नेक्स्ट देखो, आपको सुमेलित करना है सूची 1 को सूची सेकंड के साथ। देखो ओसाका जो देखा ना वो आपका किसके लिए फेमस है, तो ओसाका आपका फेमस है सूती वस्त्र के लिए। तो पहले का आ जाएगा थर्ड, अगर पहले का थर्ड आया तो कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर डी बन गया, बिल्कुल राइट आंसर। इसके अलावा देखो क्यूबा, क्यूबा आपका किसके लिए फेमस है, वैसे क्यूबा आपका बॉक्सिंग के लिए भी जाना जाता है। क्यूबा किसके लिए, बॉक्सिंग के लिए। और यहाँ पर सिगार के लिए भी ये जाना जाता है। तो कौन सा थर्ड का आपका जो है वो बन जाएगा फर्स्ट। और क्यूबा क्यों बोलते हैं, क्योंकि आपको पता होगा भिवानी को मिनी क्यूबा के नाम से जानते हैं। मिनी क्यूबा किसको बोलते हैं, भिवानी को, बॉक्सिंग के कारण। और क्यूबा आपका बॉक्सिंग के लिए भी फेमस है। तो इसके अकॉर्डिंग आपका कौन सा ऑप्शन नंबर डी बनेगा। डेट्रायट जो है ये आपका किससे संबंधित हो जाएगा, ये मोटर वाहन से। और सेंट पीटर्सबर्ग जो है ये आपका किसे, पोत निर्माण से संबंधित हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है कि आपको दोबारा से मैच करने आपके सामने सतत विकास लक्ष्य, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल है, टोटल 17 गोल, जिनमें से आपको मैच करना है कौन सा किसके साथ। SDG 10 जो है, SDG 10 जो है ये आपका किससे संबंधित हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा असमानताओं से कमी के लिए। उसके बाद SDG 13 जो है ये किससे है, तो ये आपका जलवायु परिवर्तन से, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग देखो पहले का थर्ड इसके अंदर और आपका सेकंड का आपका कौन सा फर्स्ट, तो ऑप्शन नंबर डी जो इसका वो राइट आंसर। इसके अलावा देखो थर्ड का आपका फोर्थ बनेगा, 14 का आपका जल के नीचे जीवन, और लास्ट का आपका 15 का बन जाएगा भूमि पर जीवन। अलाउद्दीन खिलजी के निम्नलिखित विजयों का कालक्रम व्यवस्थित कीजिए। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में देखा जाए तो खिलजी वंश जो आया था, खिलजी वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के द्वारा, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। और इस खिलजी के बाद जो नेक्स्ट जो आता है ना वो इसी का दामाद था और इसी का भतीजा या दामाद कौन था, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी, तो अलाउद्दीन खिलजी जो था
इसके बारे में पूछा गया। तो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में देखिए, जब ये आया था, अगर इसका ये पूछा जाए पहला कौन सा, तो इसके अकॉर्डिंग पहला उसका गुजरात अभियान था। और गुजरात अभियान की अगर पूछी जाए तो इसमें किसको भेजा गया था, तो इसमें भेजा गया था हजार दिनारी के नाम से जिसको जाना जाता है। कौन? हजार दिनारी। कौन था? मलिक काफूर। मलिक काफूर, जिसको क्या वो एक किन्नर व्यक्ति जो था जिसको 1000 दिनार में खरीदा था और इसको 1000 दिनारी के नाम से जाना जाता है। पहला गुजरात अभियान था इसका। उसके बाद नेक्स्ट अगर देखा जाए तो इसका रणथंबोर, ये इसका सेकंड। और इसके बाद इसका लास्ट अगर पूछा जाए तो सबसे लास्ट वाला वारंगल अभियान था। और लास्ट का अगर देखेंगे इसके अकॉर्डिंग देखो थर्ड ऑप्शन जो है इसका वो राइट आंसर बन जाएगा। इसके अलावा देखो चित्तौड़ की बात की गई। चित्तौड़ वाला अगर आपको याद होगा, पद्मावत मूवी अगर आपने देखी है, पद्मावत मूवी जो आई थी जिसके अंदर रानी पद्मावती जो है वो जोहर कर लेती है, यानी अपने आप को सती कर लेती है। और पद्मावत नाम की रचना किसकी है? किसकी रचना है पद्मावत? तो वो हो जाएगी मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी की रचना पद्मावत। और इसके अंदर जो है वो वर्णन किया गया है किस तरह से अलाउद्दीन खिलजी जो रानी पद्मावती है उसके पाने के लिए क्या क्या प्रयत्न करता है। और लास्ट में जाकर रानी पद्मावती वो काफी सारी रानियों के साथ मिलकर यहाँ पर जोहर कर लेती है। जोर होता है अपने आप को आग के अंदर जो है जला लेना। निम्न में से कौन सा पदार्थ जैव निम्नीकरणीय है? जैव निम्नीकरणीय का मतलब जिसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर हम उसको डिकम्पोज नहीं कर सकते, मतलब उसको दोबारा यूज नहीं कर सकते। तो कौन सा? कांच की बोतल, प्लास्टिक के कप, एल्यूमिनियम फॉइल। ऊन जो है, ऊन आपका एक जैव निम्नीकरणीय है जिसको हम क्या कर सकते हैं? डिकम्पोज कर सकते हैं और इसको दोबारा हम यूज में ले सकते हैं। राइट आंसर जो बनेगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जैव निम्नीकरणीय आपका हो जाएगा ऊन, जिसको हम दोबारा से यूज कर सकते हैं। इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार निम्न में से किस राज्य ने पिछले 2 वर्षों में वन क्षेत्र में अधिकतम वृद्धि दर्ज की है? पिछले 2 वर्षों का मतलब इससे पहले जो आपकी इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट जो आई थी, इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट IFR, इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट, जो कि आपकी आई थी 2019 के अंदर। अब 19 के बाद आपकी नेक्स्ट कौन सी? 2019। और उसके बाद आपकी आई 2021 की जो फॉरेस्ट रिपोर्ट है। तो इन 2 वर्षों में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज कहां पे? तो सर्वाधिक वृद्धि दर जो दर्ज की गई है वो आपकी हो जाएगी आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी जो इसका वो राइट आंसर। इसके बाद सबसे ज्यादा आंध्र प्रदेश, सेकंड नंबर पे तेलंगाना, ठीक है, और ये फर्स्ट पर, ये सेकंड पर। उसके बाद थर्ड आपसे पूछे तो उड़ीसा जो है वो थर्ड नंबर पे हो जाएगा। मतलब ये 3 वो राज्य है जिनके अंदर जो आपके वनों की अधिकतम वृद्धि दर जो है वो दर्ज की गई है। ये तो होगी अधिकतम। अगर ये वृद्धि दर, अधिकतम वृद्धि दर हो गया आंध्र प्रदेश। लेकिन अगर आपसे ये पूछ ले अधिकतम या सर्वाधिक लॉस कहां पर हुआ, सर्वाधिक अधिकतम या सर्वाधिक लॉस वनों का कहां पर हुआ? अरुणाचल प्रदेश के अंदर, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आंध्र प्रदेश सर्वाधिक वृद्धि दर और अरुणाचल प्रदेश के अंदर सर्वाधिक लॉस जो हुआ था वो अरुणाचल प्रदेश के अंदर। वहीं पे अगर हरियाणा की बात की जाए तो हरियाणा में 2021 के अकॉर्डिंग टोटल वन कितने हैं? 2021 की रिपोर्ट के अनुसार 1603.4848 वर्ग किलोमीटर के अंदर टोटल वन है। अगर पूछा जाए 44,212 हरियाणा का टोटल एरिया, जिसमें से आपका 3.63% भाग के ऊपर आपके टोटल वन हो जाएंगे। ये तो है 2021 की। इससे पहले कितना था? लगभग 1602.44 वर्ग किलोमीटर था। और अगर देखा जाए तो 1.04 वर्ग किलोमीटर का एरिया बढ़ा है 2 साल के अंदर। 19 और 2021 के अकॉर्डिंग हरियाणा का जो रहेगा, और एग्जाम के अंदर ये तो पूछा जा चुका है 19 वाला, 21 वाला ध्यान रखना, 1603.48 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा, 3.63%। इसके बाद नेक्स्ट देखो, उत्तर प्रदेश में एक, ठीक है, ये उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं। आगे देखो, किस देश में प्राकृतिक आर्सेनिक प्रदूषित जल मिलता है? तो प्राकृतिक आर्सेनिक प्रदूषित जल कहां पे? कुछ देशों के अंदर ही आपका प्राकृतिक आर्सेनिक प्रदूषित जल मिलता है। कहां पे? उनमें अगर आप देखें तो अर्जेंटीना, ठीक है, अर्जेंटीना। भारत भी इसके अंदर आता है, चीन भी आता है, चिली देश भी है, ठीक है। अर्जेंटीना, भारत, चीन, चिली, मैक्सिको भी इसके अंदर हो जाएगा, और USA अमेरिका भी इसके अंदर है, और एक बांग्लादेश भी है, ठीक है। तो इन देशों में से कौन सा आपके सामने ऑप्शन में दिया गया? बांग्लादेश। कौन सा बनेगा? ऑप्शन नंबर सेकंड जो इसका वो राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखो, निम्न घटनाओं पर विचार करना और उनको कालक्रम के अनुसार उनको व्यवस्थित करना है। सबसे पहले मुदकी का युद्ध। तो मुदकी का युद्ध जो हुआ था ना, ये अंग्ल सिख युद्ध जो हुआ था आपका कब? 1845 के अंदर, जो अंग्रेजों और सिखों के बीच युद्ध हुआ था, उस समय की बात है 1845। पोर्टोनोवा का युद्ध। तो पोर्टोनोवा का युद्ध ये आपका अंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था, अंग्ल मैसूर युद्ध। अंग्ल मैसूर युद्ध कौन सा? जो कि 1781 के अंदर हुआ था, जिस युद्ध के अंदर किसके बीच में हुआ? ये आपका हैदर अली के बीच में,
हैदर अली और किसके बीच में, अंग्रेजों के बीच में। और इस युद्ध में ही किसकी, हैदर अली की मृत्यु होती है। तो ये पोर्टोनोवो का युद्ध जो हुआ था ये हमने अभी लिखा 1781 के अंदर ये युद्ध होता है। सक्करखेड़ा का युद्ध जो है ये लगभग 1724 के आसपास, और बेदारा वाला जो है ये लगभग 1759 के। अरेंज कर लेना कौन सा सबसे पहले था, कौन सा सबसे बाद में था। सल्फा ड्रग निम्न में से किस प्रकार की एक औषधि है। सल्फा ड्रग जो है वो किस प्रकार की औषधि है, एक तरह का एंटीबायोटिक है, प्रति जीवाणु जो है वो ऑप्शन नंबर डी रहेगा। जनवरी 2022 के वैश्विक व्यावसायिक शहर सूचकांक के अनुसार निम्न में से कौन सा शहर विश्व का शीर्ष व्यावसायिक शहर है। यानी कि 2022 के अंदर देखो, इस पेपर के अंदर अगर मैं कहूँ करंट अफेयर के जितने भी क्वेश्चन है सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। टोटल 150 में से आपको बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और कोई भी एग्जाम अगर आपका पूछा जाए, चाहे आपका सीईटी का एग्जाम हो, क्योंकि करंट अफेयर 1 साल की 6 मंथ की तो मोस्ट इंपोर्टेंट है और 1 साल से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो भी एग्जाम आपको, हर एग्जाम के अंदर एचसीएस का एग्जाम होगा 24 को, उसमें भी यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेंगे। जनवरी 2022 में वैश्विक यानी वैश्विक व्यावसायिक तौर पर यानी बिजनेस के तौर पर सबसे टॉप के अंदर कौन सा बनेगा, विश्व की बात की गई है। एक सूचकांक जारी किया गया था, उसके अंदर हांगकांग पहले नंबर पे आ जाएगा, पहले नंबर पे और दूसरे नंबर पे लंदन होगा। तो दोनों इसके अंदर देख लेना। नेक्स्ट, भारत में संसद के द्वारा पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियस यानी कि कानून, एक कानून पारित किया गया था जो आपका, अगर आपको ये भी दिया हो सकता है, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियस, ये इसको पेशा एक्ट भी बोलते हैं, पंचायत एक्सटेंशन टू आपका शेड्यूल एरियस। तो पेशा एक्ट जो आया था ना, इसके बारे में पूछा गया, जो कि आपका 1996 के अंदर आपका आया था। ऑप्शन नंबर सेकंड जो इसका वो राइट आंसर, ठीक है। ये देखना, सिंधु घाटी की सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता के किस पूरा स्थल से नाव के चित्र या मॉडल प्राप्त हुए। नाव यानी कि आपके एक तरह का बंदरगाह से जुड़ा हुआ है। और आपको पता होगा सिंधु घाटी सभ्यता में एकमात्र जो बंदरगाह जो पाया गया, कौन सा बंदरगाह, कौन सा था, लोथल। और लोथल कहाँ पे पड़ता है, गुजरात के अंदर, ठीक है, लोथल गुजरात में। तो इसी गुजरात के अंदर आपका लोथल है। और अगर आप चारों ऑप्शन देखोगे यहाँ पर लोथल सिर्फ एक ही में दे रखा है, ऑप्शन नंबर थर्ड जो इसका आपका वो राइट आंसर। और नाव के चित्र और मॉडल कहां से, मोहनजोदाड़ो और लोथल से मिले हैं। अब देखो मोहनजोदड़ो के बारे में एक चीज और देख लेना, मोहनजोदड़ो, इसका सबसे पहली बात, इसका मतलब क्या होता है, मृतकों का टीला इसको बोलते हैं, ठीक है, मृतकों का टीला, ये हुआ। उसके बाद नेक्स्ट मोहनजोदड़ो की बात की जाए तो इसकी खोज 1922 के अंदर किसके द्वारा की गई, राखलदास बनर्जी के द्वारा, राखलदास बनर्जी ने इसकी खोज की। उसके बाद नेक्स्ट, बड़े बड़े स्नानागार कहां से मिले, स्नानागार आपके मिले मोहनजोदड़ो से। उसके बाद नेक्स्ट, नर्तकी की कांस्य की मूर्ति, नर्तकी की कांस्य की मूर्ति कहां से मिली, तो वो भी आपकी मोहनजोदड़ो से मूर्ति, मृत्यु ने मूर्ति, ठीक है। तो ये देख लेना, ये मोहनजोदड़ो से क्वेश्चन आपको ध्यान रखने सारे के सारे। और इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड। निम्न में से कौन सा बायो ऊर्जा का स्रोत नहीं है। बायो ऊर्जा का मतलब जो भी किसी तरह से मरे हुए पक्षी, पशु, मनुष्य या पेड़ पौधे उनसे मिलकर ना बनाओ, वो आपके जो उनसे मिलकर बने होते हैं उनको बायोमास ऊर्जा के स्रोत बोलते हैं। कोयला आपको पता है इसी से बनता है, गोबर हो गया, लकड़ी हो गया। परमाणु ऊर्जा जो है वो इसका राइट आंसर है, न्यूक्लियर एनर्जी, ऑप्शन नंबर सेकंड जो है आपका वो राइट आंसर। म्यांमार का पेमू योगा क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, तो म्यांमार का पेमू योगा क्षेत्र किसके लिए, टिन के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर बी जो इसका वो राइट आंसर। और एक हमने पढ़ा था कॉपर के लिए, सबसे ज्यादा कॉपर देश के अंदर कहां पे, चिल्ली के अंदर, चिल्ली होगा ना शायद, पिछले 50 क्वेश्चन के अंदर हमने करा था, कमेंट करना बताना इसका, ठीक है। तो टिन हो गया इसका। इसके बाद नेक्स्ट, और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कॉपर प्लस टिन, इसका मिश्रण आपका क्या बनता है, तो कॉपर टिन बनता है आपका ब्रोंज, ठीक है। आगे देखो, निम्न में से उष्मा इंजनों में से कार्बोरेटर का प्रयोग किसमें किया जाता है, यानी कार्बोरेटर के बारे में दिया गया। इंजन की अगर बात की जाए तो इंजन आपके दो होते हैं, कौन कौन से, एक पेट्रोल इंजन, एक आपका डीजल इंजन, ठीक है। और पेट्रोल के अंदर आपके क्या होते हैं, इसके अंदर आपका एयर प्लस में फ्यूल आपके मिक्सर बनते हैं। एयर और फ्यूल का आपका मिक्सर बनता है कहां पर, कार्बोरेटर के अंदर बनता है। और उसके बाद यहां पर हम स्पार्क प्लग यूज करते हैं, स्पार्क प्लग याद होगा ना, जो अगर बाइक बुक में देखा होगा स्पार्क प्लग यूज करते हैं, मतलब पेट्रोल इंजन के अंदर आपका कार्बोरेटर यूज होता है, उस कार्बोरेटर के अंदर आपका एयर और फ्यूल एक सर्टेन अमाउंट के अंदर सर्टेन मिक्सर जो है वो आपका आता है। और वहां पर जब वो कंप्रेस होता है उसके बाद वहां से आग उसको पकड़ाई जाती है स्पार्क प्लग से। मतलब कि डायरेक्ट सीधी सी बात है, स्पार्क प्लग आपका सिर्फ पेट्रोल इंजन के अंदर होता है और कार्बोरेटर भी आपका सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल इंजन के अंदर होता है। ऑप्शन नंबर थर्ड जो इसका वो राइट आंसर। नेक्स्ट,
अप्रैल 2022 में कौन सी तंजानिया की पहली महिला अध्यक्ष प्रेसिडेंट बनी है? तो पहली महिला अध्यक्ष या पहली महिला प्रेसिडेंट आपकी कौन बनी है? तो वो आपकी कौन सी है? राष्ट्रपति। तो कौन हो जाएगा? अप्रैल 2022 का करंट अफेयर का क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। तो तंजानिया के बारे में देखो, सबसे पहले तंजानिया की कैपिटल कौन सी? डोडोमा। डोडोमा इसकी कैपिटल, ठीक है। और इसमें कौन हो जाएगा? सामिया सुलूहू हसन। ऑप्शन नंबर 3 जो इसका आपका वो राइट आंसर। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान निम्न में से किस झील में व्यवस्थित है? केबुल लामजाओ। काबुल लामजाओ नेशनल पार्क के बारे में आपसे पूछेगा काबुल लामजाओ। इससे जुड़े हुए 2-3 क्वेश्चन और वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहली बात, भारत का पहला और एकमात्र तैरता हुआ पार्क कौन सा है? तैरता हुआ नेशनल पार्क कौन सा? काबुल लामजाओ नेशनल पार्क। कहां पे पड़ता है? ये मणिपुर के अंदर है, ठीक है। और दूसरा ये पूछा जाता है किस झील में अवस्थित है? लोकटक झील के अंदर, ठीक है। और लोकटक झील भी आपसे पूछ ली जाती है कहां पे पड़ती है? तो जब ये आपका मणिपुर के अंदर है तो लोकटक झील कहीं और थोड़ी होगी, ये भी मणिपुर के अंदर होगी। डल झील अगर दी गई है तो डल आपकी कहां पे है? तो ये आपकी जम्मू कश्मीर के अंदर है, ठीक है। कोलेरू आपकी कहां पे? आंध्र प्रदेश के अंदर। वुलर झील लार्जेस्ट फ्रेश वाटर की जो लेक है वुलर झील, ये भी आपकी जम्मू कश्मीर के अंदर हो जाएगी, ठीक है। तो अपना राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए लोकटक बना इसका, ऑप्शन नंबर ए। एक आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है डांसिंग डियर के बारे में। डांसिंग डियर आपके कहां पे पाए जाते हैं? तो वो लोकटक के अंदर, लोकटक झील में या काबुल लामजाओ नेशनल पार्क के अंदर पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखो, 4 कथन दिए गए, इनको चेक करना है। भारत में इनपुट सब्सिडी जैसे उर्वरकों पर दी जाने वाली अप्रत्यक्ष फार्म सब्सिडी के अंतर्गत आती है। तो उर्वरकों पर दी जाने वाली अप्रत्यक्ष सब्सिडी, किसानों को बिजली एवं सिंचाई पर दी जाने वाली कटौती प्रत्यक्ष फार्म सब्सिडी के अंतर्गत आती है। तो वो आपका कौन सा? प्रत्यक्ष हो जाएगा, जो बिजली के अंदर दी जाती है। बाकी ये दोनों गलत होंगे, तो कौन सा? ऑप्शन नंबर डी बनेगा। पहला और 2 सिर्फ 2 ही सेकंड है, 2 ही सही है। वर्ष 2022-23 में केंद्रीय विश्वविद्यालयों में स्नातक प्रवेश के लिए एकल खिड़की प्रवेश परीक्षा का नाम क्या रखा गया? देखो, जैसे आपको पता है कोई भी पेपर के लिए, कोई भी अभी जॉब के लिए एक कॉमन पेपर का रखा है सीईटी, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। उत्तर प्रदेश में भी ये लागू है, हरियाणा में भी इसको कर दिया गया, राजस्थान ने भी इसको अपनाया है। सीईटी जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है, उसी के अकॉर्डिंग केंद्रीय जो विश्वविद्यालय, सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है, उनके अंदर ग्रेजुएशन में एंट्री करने के लिए, एडमिशन लेने के लिए एकल खिड़की प्रवेश परीक्षा, यानी एक सिंगल जो पेपर, यानी जैसे ये सीईटी कॉमन पेपर है, उसी तरह इस कॉमन पेपर जो है वो कंडक्ट करवाया गया। उसका नाम क्या है? तो ये सीईटी, उसी तरह सीयूईटी उसका नाम है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एंट्रेंस टेस्ट। जैसे ये सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का है तो ये सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एंट्रेंस टेस्ट, सीयूईटी। ऑप्शन नंबर 3 जो इसका वो राइट आंसर। 2 कथन दिए गए, इनको आपको देखना है, इसमें देख लेना कौन सा इसका राइट आंसर। अगर देखें तो ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा इसका। इसके बाद हाँ, अभी हाल ही में जो नवनिर्वाचित अध्यक्ष, यानी विधानसभा के अभी नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। अभी कुछ एक स्टेट जो जहां पर नए इलेक्शन जो हुए थे, उसके बाद वहां पे नई विधानसभा बनी थी और नई विधानसभा बनने के बाद नए अध्यक्ष वहां पर चुने गए थे। सबसे पहले देखो, रमेश तावड़कर गोवा के जो है वो आपके बनाए गए, गोवा के नवे अध्यक्ष बनाए गए। कुलतार सांदवन पंजाब के बनाए गए, और टी सत्यव्रत जो है ये मणिपुर के, और रितु खंडारी उत्तराखंड के नए विधानसभा अध्यक्ष हो जाएंगे। अभी नए इलेक्शन जो यहाँ पर हुए, उसके साथ ही आपको सीएम भी ध्यान रखने, तो सीएम जरूर पढ़ लेना इनके। और ये जो नए जितने भी आपके इलेक्शन हुए वहां पे, ये सारे के सारे मैंने टेलीग्राम पे शेयर किए थे, दोबारा और कर दूंगा, जाकर देख लेना। नए हैं इसीलिए इंपॉर्टेंट होंगे, चारों के चारों ये आमने सामने, ठीक है। टी माल्थस ने दी माल्थुसियन थ्योरी नामक प्रसिद्ध सिद्धांत को प्रतिपादित किया, जो संबंधित है। देखो, टी माल्थस जो था, इनके द्वारा एक थ्योरी दी गई जिसको दी माल्थुसियन थ्योरी के नाम दिया जाता है। ये थ्योरी आपकी किससे संबंधित है? टी माल्थस ने जो थ्योरी दी थी, इसने ये बोला था कि जो जनसंख्या जो है वो आपकी बढ़ती रहेगी गुणोत्तर श्रेणी के अंदर। गुणोत्तर श्रेणी में आपकी जनसंख्या बढ़ेगी, लेकिन इसी जनसंख्या के लिए जो संसाधन है, जो रिसोर्सेज है, वो आपके बढ़ेंगे किसमें? समांतर श्रेणी के अंदर। समांतर श्रेणी, अब आपको पता होगा गुणोत्तर श्रेणी का मतलब जो जीपी हो जाएगा, ये आपका एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि गुणोत्तर श्रेणी का मतलब जनसंख्या बढ़ेगी इस तरह से 1, 2, 4, 8, 16, 32। गुणोत्तर मतलब ये इसके साथ गुणा, ये इसके साथ, इस तरह से। लेकिन संसाधन बढ़ेंगे 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। तो इसका मतलब ये दिया गया, इसने एक थ्योरी दी थी। और उसके बाद इसने ये भी दिया था कि जब इस तरह से रिसोर्सेज की जब कमी आएगी, उसके बाद प्राकृतिक आपदाएं आएगी, और संतुलन बनाने के लिए प्राकृतिक आपदाएं आकर इस चीज का संतुलन भी करेगी। तो किससे संबंधित है? जनसंख्या से। ऑप्शन नंबर बी बनेगा इसका।
नेक्स्ट, प्रथम अंतरिम सरकार की राष्ट्रीय सरकार की घोषणा कब की गई? जब भारत को आजाद किया जाना था उस समय अंतरिम सरकार की घोषणा की गई थी। उस समय जो आपका गवर्नर जनरल कौन था? वेवल था। वेवल गवर्नर जनरल था और उसके द्वारा एक घोषणा की गई, उसके द्वारा एक प्रपोजल दिया गया था कि आप एक अपनी सरकार बनाइए और उसके बाद उस सरकार को हम सारी चीजें हैंडओवर करेंगे। वो सरकार सही से चला पाती है नहीं चला पाती, तो इसके लिए सबसे पहले जो प्रथम अंतरिम सरकार जो थी उस समय वेवल जो है इसका भारत का गवर्नर जनरल था। और यहाँ पर जो घोषणा की जाती है जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 24 अगस्त 1946 को, ऑप्शन नंबर सेकंड। ये तो बात हुई घोषणा कब की जाती है। अगर ये पूछ ले कि गठन कब किया जाता है अंतरिम सरकार का, तो गठन ध्यान रखना है 2 सितंबर 1946 को इसका गठन जो है वो कर दिया जाता है अंतरिम सरकार का। और उसके बाद इस अंतरिम सरकार का अध्यक्ष आपसे पूछे किसको बनाया गया, उपाध्यक्ष आपसे पूछे किसको बनाया गया, तो जो उस समय गवर्नर जनरल था वेवल जो था उसको बनाया गया इसका अध्यक्ष, और उपाध्यक्ष बनाया गया जवाहरलाल नेहरू को। ठीक है, ये बनाया गया, तो ये ध्यान रखना 24 अगस्त 1946 इसका जो है वो राइट आंसर है। निम्न में से किस स्तूप में आर्यक स्तंभ वाले मंच की विशेषताएं मिलती है? तो किसके अंदर मिलती है? अमरावती, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बोधगया, बोधगया बिहार के अंदर वो जगह है जहां पर महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। वहीं पे एक चीज और ध्यान रखना, आंध्र प्रदेश के बारे में, भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा बना था? आंध्र प्रदेश बना था। और इसी आंध्र प्रदेश की राजधानी कौन सी? अमरावती इसकी राजधानी हो जाएगी। नेक्स्ट देखो, संयुक्त राष्ट्र संघ के पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा जारी वार्षिक फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 के अनुसार दुनिया का दूसरा सर्वाधिक ध्वनि प्रदूषण, इंपोर्टेंट क्वेश्चन करंट अफेयर, जैसे मैंने आपको बताया सारे के सारे करंट अफेयर के क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, इनको नोट जरूर कर लेना। देखो 2022 के अंदर एक रिपोर्ट जारी की गई जिसमें फ्रंटियर रिपोर्ट जो जारी की गई, पहली बात ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? तो यूएनईपी के द्वारा, यूएनईपी यानी कि यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा इसको जारी किया गया। और ये ध्वनि प्रदूषण की एक रिपोर्ट जारी की गई। इसके अंदर सबसे पहला रैंक अगर आपसे पूछे, फर्स्ट नंबर पर जो है वो आया था ढाका। जो कौन सी? ढाका, जो कि बांग्लादेश की राजधानी है। ठीक है, और वैसे आपको पता है साउंड को हम किस में मापते हैं? साउंड की यूनिट कौन सी है? डेसिबल है। ठीक है, और डेसिबल को डीबी लिखते हैं। तो इसीलिए ये ध्वनि प्रदूषण की इकाई, ध्वनि प्रदूषण की रिपोर्ट जारी की गई। तो सबसे ज्यादा ध्वनि प्रदूषण 119 डेसिबल के साथ बांग्लादेश के अंदर रिकॉर्ड किया गया। सेकंड नंबर, पूरी दुनिया की बात की जाए तो पहले नंबर पे ढाका बांग्लादेश, सेकंड नंबर पर भारत का मुरादाबाद जो है वो सेकंड नंबर पे आ जाएगा। और इसमें कितना? तो 114 डेसिबल जो है वो रिकॉर्ड किया गया। थर्ड नंबर कहां पर? इस्लामाबाद पाकिस्तान। इस्लामाबाद पाकिस्तान के अंदर कितना? 105 डेसिबल जो है वो रिकॉर्ड किया गया। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अब ऐसे याद तो आपको हो ही गया होगा, अगर फिर भी याद ना हो तो आपको मैप अगर याद होगा, मैप अगर आप बना लेते हैं रफली सा ऐसे, देखो इस तरह से अगर आप मैप बना लेते हैं तो मैप बनाने के बाद आपको एक चीज पता होगी कि देखो रफ सा है, एक चीज पता होगी, यहां पर आपका पाकिस्तान है, यहां पर आपका उत्तर प्रदेश और यहां पर आपका बांग्लादेश। ठीक है, तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका पहले नंबर पर, उसके बाद इधर चलेंगे मुरादाबाद दूसरे पर, उसके बाद इस्लामाबाद तीसरे नंबर पर। तीनों एक सीक्वेंस के अंदर रहेंगे। तो ये तो बात हुई सबसे ज्यादा ध्वनि प्रदूषण। अगर आपसे ये पूछे कि सबसे ज्यादा शांत कौन सा है, शांत मतलब कि जहां पर सब ये ध्वनि प्रदूषण की बात है, तो ये ध्वनि प्रदूषण हो गया। सबसे शांत कुंसो किसको रिकॉर्ड किया गया? तो वो किया गया इरबिड को। इरबिड कहां पर पड़ता है? जॉर्डन के अंदर। ये सबसे शांत जो है वो शहर आपका इस रिपोर्ट के अंदर दिया गया, मतलब लास्ट बोल सकते हो, सबसे लास्ट के अंदर। ओजोन दिवस, ओजोन दिवस के बारे में क्वेश्चन, ओजोन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ओजोन सबसे बात, ओजोन, ओजोन की आपका फॉर्मूला O3, ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल बनकर ओजोन का निर्माण करते हैं। और उसके बाद ओजोन आपका जो है किस मंडल में पाया जाता है? देखो समताप मंडल यानी कि स्ट्रेटोस्फियर, सबसे ज्यादा अगर पूछे लगभग 90% प्लस जो है वो आपका समताप मंडल में। उसके बाद शोभ मंडल यानी ट्रोपोस्फियर जो है शोभ मंडल के अंदर लगभग आपका 5 से 10% के बीच में पाया जाता है। ठीक है, लेकिन लगभग एग्जाम के अंदर जब भी पूछा जाएगा समताप मंडल आपको देखना है। अगर थोड़ा डीप पूछ ले तो क्या पता क्षोभ मंडल भी दिया हो, बस ये ध्यान रखना। मैक्सिमम जो समताप मंडल के अंतर्गत आता है। कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी बनेगा। अब 16 सितंबर को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि एक प्रोटोकॉल जो हुआ था, एक समझौता हुआ था किसके ऊपर? ओजोन लेयर के ऊपर, जिसको क्या बोलते हैं? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के नाम से जिसको जाना जाता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो कि आपका कब? 16 सितंबर 1987 को यह समझौता होता है। उसके बाद 1989 में ये लागू कर दिया जाता है। और इसीलिए ओजोन लेयर को बचाने के लिए और जागरूकता के लिए 16 सितंबर को ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है।
जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने ब्रिटिश सरकार की नाइटहुड की उपाधि लौटा दी? किसने लौटाई थी? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड सबसे पहली बात कब की बात है? तो रोलट एक्ट जब आया था कब? 19 मार्च 1919 को आपका कौन सा 19 मार्च 1919 को रोलट एक्ट आता है। रोलट एक्ट जो है वो आता है, ठीक है। तो रोलट एक्ट आने के बाद इसमें क्या कहा गया था? इसमें ये कहा गया था कि अंग्रेज जो पुलिस वाले हैं, मतलब जो अंग्रेज जो आपकी सेना के अंदर है, किसी भी पर्सन को बिना किसी केस के, बिना किसी चक्कर के उठाकर जेल के अंदर डाल सकती थी। उसको ये प्रूव करने की जरूरत नहीं थी कि इसने क्या अपराध किया है। मतलब कि बिना वकील, बिना अपील, कोई इसी तरह की कोई अपील नहीं चल सकती थी, कोई वकील इसके अंदर नहीं था। बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील, किसी तरह की कोई दलील नहीं सुनी जाती थी। और ये कानून जो था इसको काले कानून के नाम से जाना गया था। इसके बाद ये 19 मार्च 1919 को हुआ था। इसके बाद रोलट एक्ट आया था, मतलब आया था। और उसके बाद इसी के विरोध में, यानी कि इस रोलट एक्ट की वजह से 2 पर्सन, एक था सत्यपाल, डॉक्टर सत्यपाल, और एक सेकंड था सैफुद्दीन किचलू, ठीक है, सैफुद्दीन किचलू। इन दोनों को कर लिया गया था गिरफ्तार इसी एक्ट के तहत। और इनको गिरफ्तार करने के विरोध के अंदर 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग के अंदर जो एक शांतिपूर्वक तरीके से सभा चल रही थी, जिसको जनरल डायर के द्वारा वहां पर गोलियां चलाई गई। और इसी जो 13 अप्रैल 1919 को जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है, इसके विरोध के अंदर रविंद्रनाथ टैगोर ने कौन सी नाइटहुड की उपाधि जो है वो लौटा दी। नाइटहुड बोल सकते हो या सर की उपाधि बोल सकते हो, दोनों एक ही बात है, ठीक है। केसर ए हिंद की उपाधि लौटाई थी जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में महात्मा गांधी के द्वारा। नेक्स्ट, राय बहादुर की उपाधि किसने लौटाई थी? राय बहादुर की, तो ये आपकी राय बहादुर की लौटाई थी जमनालाल बजाज ने, ठीक है। तो ये तीनों ध्यान रखना। और ये क्वेश्चन अगर आपको याद होगा, हरियाणा पुलिस सब इंस्पेक्टर जो पहला पेपर था उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे जिनका प्राथमिक जोर सत्य पर था? सत्यशोधक समाज, इसी पेपर के अंदर ये दूसरा क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर बनेगा ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले के द्वारा सत्यशोधक समाज की स्थापना की जाती है। कब की जाती है? 24 सितंबर 1873 को पुणे के अंदर इसकी स्थापना की जाती है। और ज्योतिबा फुले की एक पुस्तक भी है जो गुलामगिरी पुस्तक भी है, किसकी? ज्योतिबा फुले की। नेक्स्ट आपको मैच करना है, जलप्रपात को उनकी किस राज्य के अंदर है? दूध सागर आपका कहां पे पड़ता है? तो दूध सागर जो पड़ेगा वो गोवा के अंदर हो जाएगा, गोवा में, ठीक है। बरकाना जो है ये आपका कहां पे? कर्नाटक के अंदर बरकाना। और खंडाधार जो है वो आपका उड़ीसा के अंदर। और पलानी बचा हिमाचल प्रदेश के अंदर। मैच कर लेना इसको। किस उत्पाद को इको मार्क दिया जाता है? किसको दिया जाता है इको मार्क? मतलब कि वो जो आपके प्रोडक्ट जो अपने डेली यूज के अंदर जो प्रोडक्ट आते हैं उनके ऊपर इको मार्क लगा होता है। इको मार्क का मतलब है जो प्रोडक्ट आपके इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो, जो आपके इन्वायरमेंट फ्रेंडली यानी कि पर्यावरण से मित्रवत हो, या जिसको अगर बोलें इन्वायरमेंट फ्रेंडली, ठीक है, वो आपके हो जाएंगे, इको मार्क उनको दिया जाता है। आपको मैच करना है। नेक्स्ट देखो, बाकी ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें सेकंड वाला इसका राइट आंसर है जो कि गलत है, बाकी 3 सही है, इसको देख लेना। निम्न में से कौन सा स्तनधारी जो है वो आपका अंडे देता है? कौन सा देता है स्तनधारी? वैसे आपको पता है जो मेमल्स होते हैं, स्तनधारी होते हैं, वो अंडे नहीं देते, लेकिन आपका एकिडना जो है आपका एक स्तनधारी जो है वो अंडे देता है। एग्जाम के अंदर पूछा गया, कांस्टेबल के पेपर के अंदर आया था शायद ये एकिडना जो है ये आपका स्तनधारी जो कि क्या करता है? अंडे देता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट देखो, जो पॉलिटी का क्वेश्चन है और आपके सामने दिया गया अनुसूची। भारतीय संविधान के अंदर अगर अनुसूची पूछी जाए टोटल कितनी, तो 12 अनुसूचियां भारतीय संविधान के अंदर। मूल संविधान के अंदर कितनी थी? पहले 8 थी और उसके बाद 4 और जोड़ दी गई, तो टोटल हो गई 12। इसके अंदर दिया गया 8वीं के बारे में कई बार पढ़ चुके हैं। 8वीं आपकी किससे जुड़ी हो? भाषा से जुड़ी हुई है, तो कौन सा बनेगा? डी का आपका थर्ड है। तो डी का आपका थर्ड सिर्फ एक ही के अंदर है, हम कर देते इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। तीसरी अनुसूची वो किससे जुड़ी है? तो आपकी शपथ और प्रतिज्ञान के प्रारूप शपथ से जुड़ी हुई आपकी तीसरी। चौथी अनुसूची आपकी किससे जुड़ी हुई है? तो चौथी आपकी राज्यसभा, ये राज्य विधान परिषद या राज्यसभा के स्थानों के बंटवारे के लिए आपका संबंधित है, चौथी। और सातवीं किससे जुड़ी हुई है? सातवीं आपकी इससे। सातवीं का मतलब क्या है? सातवीं समझ लो। सातवीं आपको पता होगा जो संविधान के अंदर आपके 3 सूचियां हैं, कौन कौन सी? यूनियन लिस्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं? संघ सूची, ठीक है, संघ सूची। नेक्स्ट आपकी स्टेट लिस्ट, जिसको हम बोलते हैं कनकरेंट, जो राज्य सूची। और थर्ड आपकी कनकरेंट यानी कि समवर्ती सूची। संघ सूची का मतलब जिसके ऊपर कानून बनाता है, सेंटर बनाता है, जैसे आर्मी हो गया, रेलवे हो गया, ये चीजें यूनियन लिस्ट के अंतर्गत आती है। स्टेट लिस्ट जो है वो
चीजें जो स्टेट के अंतर्गत आती है, राज्य कानून बनाता है, कनकरेंट बोर्ड जो दोनों कानून बनाते हैं, ये दिए गए हैं किसके अंदर, 7वीं अनुसूची के अंदर इनके बारे में दिया गया है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 जो है वो बनेगा। नेक्स्ट, सूची के अंदर मैच करना, आपको कौन सा किसके साथ मैच होगा देख लेना इसको। ये जो आपका ईश्वर चंद्र विद्यासागर है, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, कलकत्ता में संस्कृत कॉलेज के प्राचार्य रह चुके हैं। तो सी का आपका बनेगा 4th, सी का 4th इसमें भी है, सी का 4th आपका इसमें भी है। इसके बाद डी के कारवे आपका सचिव विडो री मैरिज एसोसिएशन के सचिव थे। डी के कारवे विडो री मैरिज एसोसिएशन के सचिव। तो इसके अकॉर्डिंग आपका कौन सा, फर्स्ट का 2nd, ऑप्शन नंबर 3 बनेगा इसका। इसके बाद उत्तर प्रदेश का क्वेश्चन है, यूपीपीसीएस का पेपर था इसलिए इंपोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखो ये वाला, नई दिल्ली की किस प्रसिद्ध इमारत को प्रधानमंत्री संग्रहालय में परिवर्तित किया गया। नई दिल्ली के अंदर एक आपका पहले एक हुआ करता था जिसको बोलते थे नेहरू मेमोरियल। नेहरू मेमोरियल के नाम से जो बिल्डिंग थी उसको बदला गया। ये वो जगह है जहां पर प्रधानमंत्री, जो पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, उनका निवास स्थान हुआ करता था, लेकिन बाद में उन्हीं की स्मृति में इसको नेहरू मेमोरियल बना दिया गया। और अभी हाल ही में 14 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा उद्घाटन किया गया और इसका नाम रखा गया प्रधानमंत्री संग्रहालय। ऑप्शन नंबर राइट आंसर कौन सा बनेगा, इसको बोलते हैं 3 मूर्ति भवन। ऑप्शन नंबर सी बनेगा इसका राइट आंसर। दिल्ली में 3 मूर्ति चौक के पास और 3 मूर्ति भवन इसका नाम है, या इसको नेहरू मेमोरियल के नाम से जाना जाता था। इसको प्रधानमंत्री संग्रहालय में परिवर्तित कर दिया और यहाँ पर आपके जितने भी अभी तक प्रधानमंत्री हुए हैं टोटल, पहले से लेकर अभी नरेंद्र मोदी तक, इन सभी की वहां पर झांकियां या हम कह सकते हैं एनिमेशन आपको वहां पर दिखाए जाएंगे। उन्होंने क्या क्या काम किए थे, उनकी जीवनी से जुड़े हुए ये चीजें इसके अंदर दिखाई जाएगी। 14 अप्रैल को क्यों किया गया, क्योंकि 14 अप्रैल को आपकी जयंती मनाई जाती है किसकी, याद करो, काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी 2022 में इसके ऊपर छुट्टी घोषित की गई थी। कौन सी, अंबेडकर जयंती, डॉक्टर अंबेडकर जयंती, आपकी अंबेडकर जयंती 14 अप्रैल को। ठीक है, आगे देखो मैच करना है आपको दिया गया जो समिति, पंचायती राज समिति जो आपकी थी, सबसे पहली बात बलवंत राय मेहता समिति, हम कई बार पढ़ चुके हैं। सबसे पहले पंचायती राज समिति आती है बलवंत राय मेहता 1957 में, 58 में रिपोर्ट पेश, 1959 के अंदर 2 अक्टूबर 1959 के अंदर राजस्थान के नागौर के बगदरी से, यहाँ पर बगदरी नागौर राजस्थान से शुरुआत की जाती है त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली। ठीक है, ये हुआ, तो ये आपका हो गया इसका। इसके बाद क्योंकि कांग्रेस की सरकार के अंदर थी, पहली बार कांग्रेस जो नॉन कांग्रेस सरकार आती है 1977 के अंदर, जनता पार्टी की सरकार आती है, मोरारजी देसाई इस समय प्रधानमंत्री बनते हैं, उस समय इनके द्वारा लाया गया अशोक मेहता समिति, ये इसके द्वारा ML सिंघवी समिति 1986, पी के थुंगन 1988 बनेगा। ठीक है, आगे देखो 1994 के अंदर जो दिया गया इसमें आप देख लेना, ये दोनों के दोनों ठीक है, यह उन स्थिति की श्रेणी का प्रतिनिधित्व करता है। पोज करके इसको पढ़ लो। आगे देखो, शेरशाह को अपनी वीरता से प्रभावित करने वाले जयंता और कुंपा किस स्थान से संबंधित है। तो देखो शेरशाह सूरी की अगर बात की जाए तो इसके द्वारा एक युद्ध किया गया था, शेरशाह सूरी और किसके बीच में था, राव मालदेव एक राजा था, मारवाड़ का राजा था, इनके बीच में युद्ध होता है और इस युद्ध को क्या नाम देते हैं, गिरी सुमेल का युद्ध। और ये बात कब की है, तो ये बात है 1544 की। ठीक है, ये युद्ध जब होता है तब शेरशाह सूरी की काफी बड़ी सेना थी और शेरशाह सूरी के साथ में शायद 1-2 राजा और थे, बीरमदेव पता नहीं क्या नाम था उनका, तो उन राजाओं ने मिलकर ये राव मालदेव के खिलाफ इन्होंने शेरशाह सूरी को भड़काया था कि आप चलो और राव मालदेव को बिल्कुल आसानी से मरा देंगे। और उसके बाद मारवाड़ आप ही का है, मारवाड़ ऑप्शन नंबर सी बनेगा इसका राइट आंसर। तो इसमें क्या था कि इन्होंने शेरशाह सूरी को वो लेकर आए थे। उसके बाद जब शेरशाह सूरी को यह दिखा कि राव मालदेव की तरफ से 2 पर्सन थे जिनका नाम था जयंता और कुंपा, या इनको यह बोल सकते हैं जेता व कुंपा। ठीक है, जेता व कुंपा, ये 2 वीर सैनिक थे, सेनापति थे जो कि राव मालदेव की तरफ से लड़ रहे थे। शेरशाह सूरी ने देखा कि यहाँ पर जीतने का कोई भी मतलब नहीं बनता, क्योंकि जेता और कुंपा के नेतृत्व के अंदर पूरी सेना भारी पड़ रही थी शेरशाह सूरी की सेना के ऊपर। लेकिन उसके बाद शेरशाह सूरी यहाँ पर चालाकी करता है और धोखे से राव मालदेव को ये जो ट्रस्ट दिलाता है इस बात का कि जेता और कुंपा जो वो किसकी तरफ है, शेरशाह सूरी की तरफ है। ठीक है, उसके बाद राव मालदेव का इनको क्या करता है, इनको छोड़कर राव मालदेव चला जाता है, यहाँ से युद्ध छोड़कर भाग जाता है और इनको बोलता है कि तुमने मेरे साथ धोखा किया, तुम देशद्रोही टाइप में इनको टाइटल दे दिया गया। जेता और कुंपा ने कहा कि हम मर जाएंगे लेकिन जाएंगे नहीं, लेकिन हमारे ऊपर जो दाग लगा उसको हम हटा कर जाएंगे। उसके बाद बताया जाता है कि जेता और कुंपा ने मात्र 8000 सैनिक के साथ
80,000 की सेना थी शेरशाह सूरी की, उसके ऊपर ये भारी पड़े थे, लेकिन आखिर में जाकर वीर गति को प्राप्त होते हैं जेता और कुंपा। और जैसे ही ये युद्ध जीत जाता है उसके बाद शेरशाह सूरी एक वाक्य बोलता है जो कि काफी प्रसिद्ध है। इसने एक चीज बोली थी कि आज मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए पूरा हिंदुस्तान खो देता। मुट्ठी भर बाजरे का मतलब मारवाड़ वो क्षेत्र था जहां पर आपका बाजरा सबसे ज्यादा होता था, और इसको सिर्फ ये बोला था कि तू बिल्कुल आसानी से हरा देगा तो मारवाड़ तेरा ही है। लेकिन उस समय आपको पता होगा हुमायूं को इसने भगाया था, शेरशाह सूरी ने दिल्ली की गद्दी पर यह शासन करा था, पूरा कह सकते हैं पूरे भारत के ऊपर राज करा था आपका शेरशाह सूरी। लेकिन इसने ये बोला कि सिर्फ इस मुट्ठी भर चावल यानी मुट्ठी भर जगह के लिए अगर मैं यहाँ पे हार जाता तो जो दिल्ली की गद्दी पर शासन कर रहा है उस राजा की कितनी बेइज्जती होती यहाँ पे। तो इसने बोला था कि आज मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए पूरा हिंदुस्तान जो है वो खो देता, और उसके बाद जेता व कुंपा की उसने काफी तारीफें की थी। ठीक है, समझ गए। तो ये दिया गया कि शेरशाह ने अपनी वीरता से प्रभावित करने वाले जेता कुंपा को किस स्थान से संबंधित थे, क्योंकि इन्होंने वीरता से प्रभावित किया था। तो ये मारवाड़ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका। भारत में किस धार्मिक समूह का सर्वाधिक भाग नगरीय है, किसका हो जाएगा? तो जैन धर्म के लोग है ना वो काफी ज्यादा डेवलप है, इनका मैक्सिमम भाग जो वो नगरीय हो जाएगा। 10 अप्रैल 2022 को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने अप्रैल की करंट अफेयर के अंदर क्वेश्चन किया था हरियाणा करंट अफेयर में। 10 अप्रैल 2022 को नीति आयोग ने राज्य ऊर्जा जलवायु सूचकांक जारी किया था, जिसके अंतर्गत भारत ने निम्नलिखित में से शीर्ष प्रदर्शन करने वाले 3 राज्य कौन से थे। जब अप्रैल की करंट अफेयर की थी उसमें हमने 4 राज्य कवर किए थे। क्यों किए थे? क्योंकि चौथा नंबर हरियाणा का था इसके अंदर। नीति आयोग की रिपोर्ट के राज्य ऊर्जा सूचकांक के अंदर पहले नंबर पर गुजरात है, दूसरे पर केरल है, तीसरे पर पंजाब, चौथे पर हरियाणा आता है। ऑप्शन नंबर 3 जो इसका आपका वो राइट आंसर रहेगा। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या के अकॉर्डिंग बताना है, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर किसी नासा के अंतरिक्ष यात्री के द्वारा सर्वाधिक लंबी अंतरिक्ष यात्रा का रिकॉर्ड किसका है? तो किसका हो जाएगा? मार्क वैन हे। मार्क वैन हे का लगभग कितने टाइम तक रहा था? 355 दिन तक ये रहा था अंतरिक्ष के अंदर मार्क वैन हे। 100 क्वेश्चन देखो, निम्न विषयों पर विचार करना और इनको सेट करना है। करो देखो, सबसे पहली बात है संघ और उसका कार्य क्षेत्र। संघ और उसका कार्य क्षेत्र यानी कि भारतीय संविधान के अंदर सबसे पहले आपका कौन सा आता है? संघ से जुड़ा हुआ आपका आता है, जो कि आपका भाग 1 के अंतर्गत आपका संघ से जुड़ा हुआ। उसके बाद नेक्स्ट जो सेकंड नंबर पर आपकी नागरिकता के बारे में प्रावधान दिए गए। सेकंड आपका भाग वो नागरिकता से, यानी कि अगर आर्टिकल देखें तो भाग 1 के अंदर 1 से लेकर 4 तक आपका संघ और उसके कार्य क्षेत्र के बारे में दिया गया। उसके बाद नागरिकता के दिए गए कौन से? 5 से लेकर आपके 11 तक नागरिकता के बारे में। उसके बाद आता है भाग 3 जो कि आपका मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार कहां से कहां तक है? मौलिक अधिकार 12 से 35 तक। ठीक है, इसके बाद आता है आपका भाग 4 जो कि कौन सा है? DPSP यानी कि आपके राज्य के नीति निदेशक तत्व, नीति निदेशक सिद्धांत, कौन से? 35 से लेकर 51 तक। उसके बाद आता है भाग 4A। 4A मतलब आपके मौलिक कर्तव्य, जो कि कौन से में है? आर्टिकल 51A के अंतर्गत है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग देखो सबसे पहले नंबर पे कार्य क्षेत्र आएगा, उसके बाद 3rd नंबर पे नागरिकता आएगा, यानी कि सबसे पहली बात पहला, उसके बाद तीसरा, उसके बाद आपके नीति निर्देशक तत्व, सबसे लास्ट में मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य के बारे में देखते हैं। मौलिक कर्तव्य भारत संविधान के अंदर मौलिक कर्तव्य कब जोड़े गए? तो जब आपका 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 के अंदर, तो आपकी स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर आपके मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। कहां से लिए थे? रूस से इनको लिया गया था। कितने थे? टोटल 10 मौलिक अधिकार थे जब 1976 के अंदर जोड़ा गया। अभी कितने? अभी टोटल 11 मौलिक अधिकार है। 11वां कौन सा था? आपके लिए क्वेश्चन रहेगा, कमेंट करके बताना। 11वां मौलिक कर्तव्य तो मौलिक कर्तव्य 10 थे और अभी हो गए आपके कितने? 11। और 11वां कौन सा था मौलिक कर्तव्य? कमेंट करके बताना, ये क्वेश्चन आप सभी के लिए रहेगा। तो इस वीडियो में इतना ही, 100 हो चुके हैं, 50 क्वेश्चन और बचते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए इस पेपर को बिल्कुल डिटेल से हम कवर कर रहे हैं। पीछे बचे हुए 50 क्वेश्चन भी जल्दी हम कवर करेंगे। पीछे की क्लास रहती है, जाकर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और इस वीडियो में इतने मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें और क्लास के बारे में अपना वैल्यूएबल रिस्पॉन्स जरूर दें। सीईटी की तैयारी अगर आप कर रहे हो हरियाणा सीईटी की, उसके लिए मॉक टेस्ट अवेलेबल है अपनी ऐप के ऊपर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और बिल्कुल अच्छे तरीके से एनटीए के पैटर्न के अकॉर्डिंग आपके टेस्ट तैयार किए गए। सारे के सारे टेस्ट के अंदर डिटेल सॉल्यूशन आपको मिलता है। एक क्वेश्चन के पीछे आपके बहुत सारे कंसेप्ट आपके क्लियर होते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें। धन्यवाद।